Assalamu alaikum, dear ninth class student. I hope you are all good and doing well in your life. Today, the topic of our lecture is chapter number 7, which is thermal properties of matter. इस लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट शॉर्ट और इम्पोर्टेंट लॉन्ग को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि इस चैप्टर में से किस हवाले से किस तरह से जो हमें क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम के अंदर बेसिकली पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ है कि इस फुल लेक्चर में तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास चैप्टर का नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो आई होप कि आपने अपनी बुक्स के अंदर ये वाला चैप्टर जो है वो खोल लिया होगा। साथ में अपनी पेंसिल्स आपने अपने साथ रखनी है और साथ साथ आप लोग हाईलाइट और निशान वगैरह लगाते जाइए। तो यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले वाला आर्टिकल है हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, और ये वाला जो टॉपिक है ये हमारे मार्च सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं है। सो आपने इसको कट कर देना है, ये प्लाज्मा भी उसी के अंदर ही आ जाता है। उसके बाद आइए यहाँ पर आप आर्टिकल 7.2 टेम्परेचर एंड हीट के ऊपर, तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो आर्टिकल है वो आपको एज अ शॉर्ट पूछा जा सकता है कि डिफाइन टेम्परेचर। तो आपने ये वाली डेफिनेशन कर देनी है टेम्परेचर की। और उसके अलावा ये है कि डिग्री ऑफ इट्स हॉटनेस और कोल्डनेस इज़ कॉल्ड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। यानी कि कोई बॉडी जो है वो किस हद तक ठंडी है या किस हद तक गर्म है, उसको हम उस बॉडी का टेम्परेचर बोलेंगे। तो ये आपने यहाँ से कर लेनी है। उसके बाद आपने जो है वो यहाँ से करनी है कि अगले पेज पे यहाँ पर आपको क्वेश्चन बन सकता है कि वाई हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। तो यहाँ से आप ये वाला करेंगे कि हीट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड, सॉरी यहाँ से करेंगे आप लोग हीट इज़ बीइंग ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द हॉट, वाटर की जगह बॉडी कर लेंगे, हॉट बॉडी टू द स्पून टू द कोल्ड, स्पून की जगह आप कर लेंगे कोल्ड बॉडी, बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर की जगह आप अगेन कर लेंगे कि हॉट बॉडी, बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ द हॉट बॉडी वाज हायर दैन दैट ऑफ द स्पून की जगह अगेन कर लेंगे आप लोग कोल्ड बॉडी। यानी कि हमारे पास जो हीट है वो एक जो हमारे पास होती है हॉट बॉडी होती है उससे कोल्ड बॉडी की तरफ क्यों जो है वो मूव करती है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, क्योंकि हॉट बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कोल्ड का टेम्परेचर कम होता है। इस वजह से जो हीट है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है। इसके अलावा आपको यहाँ से टेम्परेचर की डेफिनेशन ये भी आपको दी हुई है, चाहे तो आप जो है ये पिछली वाली डेफिनेशन ये वाली कर सकते हैं या आप ये वाली कर सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगेन वही इस क्वेश्चन का आंसर जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि वाई हीट इज़ ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। तो आप यहाँ से इसका आंसर भी कर सकते हैं कि थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंसेस ऑफ द टू बॉडीज, देयरफॉर वी कैन डिफाइन द हीट। तो आप जो है यहाँ से यहाँ तक इसका क्वेश्चन का आंसर जो है वो कर सकते हैं, ये वाला कुछ हिस्सा और ये वाला, इन दोनों को मिलाकर आप जो है उसका आंसर कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसके अलावा आप यहाँ से जो है आप लोग हीट की डेफिनेशन अगर आपको पूछ रहा है तो आप हीट की डेफिनेशन ये करेंगे, हीट इज़ द एनर्जी विच इज़ ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर बिटवीन द टू बॉडीज़। तो ये जो है आपने हीट की डेफिनेशन करनी है। ओके हो गया। यानी यहाँ से इस आर्टिकल के अंदर से आपको जो है वो टेम्परेचर एंड हीट की डेफिनेशन जो है वो पूछी जा सकती है। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर की डेफिनेशन कीजिए और इंटरनल एनर्जी बताइए। टेम्परेचर की डेफिनेशन वो आपने पिछले वाले ही कर लेनी है और इंटरनल एनर्जी की आपने डेफिनेशन ये करनी है कि द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जब दोनों मिल जाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, उसकी इंटरनल एनर्जी है किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो आपने ये वाली डेफिनेशन कर लेनी है इंटरनल एनर्जी की। ठीक है, तो ये है इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन ही हमारे पास यहाँ पर। तो आपने ये कह देना है रिमेंबर दैट, ये वाला पॉइंट जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर दैट इट इज़ नॉट ट्रू टू से दैट अ सब्सटेंस contains heat. The substance contains internal energy. The word heat is used only when referring to the energy actually is transmitted from cold to the from hot to the cold body. कहता है कि ये कहना दुरुस्त नहीं है कि जब हम कहते हैं ना कि फ़लाँ और सब्सटेंस के अंदर हीट मौजूद है, ये कहना सूटेबल नहीं है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि सब्सटेंस कंटेन्स इंटरनल एनर्जी, के उस सब्सटेंस के अंदर जो है वो इंटरनल एनर्जी जो है वो मौजूद है। हीट उस सूरत में हम कहेंगे जब एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट होगी, उसने प्रॉपर्ली तौर पर यहाँ पर कहा है कि जब ट्रांसमिट होगी एक हॉट से कोल्ड बॉडी में एनर्जी, तब उसको हम कहेंगे कि इसके अंदर जो है वो हीट मौजूद है। जबकि अगर वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही होगी तो हम उसको सिंपली कहेंगे कि ये क्या है, इसकी इंटरनल एनर्जी है।
ठीक है। तो ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने हाईलाइट कर लेना है। उसके बाद है हमारे पास थर्मोमीटर्स वाला, तो ये वाला जो है वो आपको एज अ शॉर्ट और एज अ लॉन्ग दोनों हवाले से आ सकता है। शॉर्ट में वो आपको हो सकता है कि डिफाइन थर्मोमीटर एंड राइट इट्स बेसिक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो ये आपको एज अ शॉर्ट आ सकता है। तो आपने थर्मोमीटर की डेफिनेशन जो है बेसिकली वो कहाँ से करनी है, थर्मोमीटर की डेफिनेशन जो है वो आपने यहाँ से करनी है, पेज नंबर 152 के बिल्कुल ऊपर यहाँ पर देखिए, फॉर द एग्जैक्ट सॉरी for the exact measurement of the hotness of the subject we require an instrument called the thermometer। तो ये वाला जो है वो आप कर सकते हैं। कहता है कि हम ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो मेजर नहीं कर सकते सिर्फ उसको टच करने से। टेम्परेचर को जो है वो एग्जैक्टली मेजर करने के लिए हमें किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, दैट्स इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉल्ड द थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर की यहाँ पर उसने कुछ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, सो वो आपने देख लेनी है एक दफ़ा के उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से हो सकती हैं। कहता है कि गुड कंडक्टर होना चाहिए, उसको क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए टेम्परेचर को, और यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन होना चाहिए, ठीक है। ऊपर की जानिब उसका जो उसके अंदर हमने जो भी उसके अंदर लिक्विड यूज़ किया है उसको इक्वली तौर पर जो है वो ऊपर की तरफ राइज करना चाहिए, उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, उसका फ्रीजिंग पॉइंट लो होना चाहिए, लार्ज उसकी जो है वो एक्सपेंसिटिविटी होनी चाहिए, उसका जो ग्लास है, ये वाला थर्मोमीटर के अंदर जो हमारे पास ग्लास यूज़ होता है, कहता है उसको वेट नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा उसको वेपोराइज भी नहीं होना चाहिए, और वो विजिबल होना चाहिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने यहाँ से कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट ये वाला जो लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर है ये आपको एज अ लॉन्ग आ सकता है। वो कह सकता है कि डिफाइन थर्मोमीटर, राइट इट्स बेसिक प्रॉपर्टीज़ एंड आल्सो डिस्कस द लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर अगर आपको एज अ लॉन्ग आता है तो आपने ये वाली फिगर मस्ट बनानी है, और साथ में ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपने डिस्कस यहाँ पे कर देनी है, ठीक है, हो गया। तो ये आपका एज अ लॉन्ग आ सकता है लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। तो आपने ये वाली जो डायग्राम है उसकी वो आपने लाजमी बनानी है। वैसे भी अगर आपको थर्मोमीटर की डेफिनेशन या थर्मोमीटर का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप एक जो है वो थर्मोमीटर ड्रा करने की कोशिश लाजमी करें। इससे जो है एक्सप्रेशन अच्छा पड़ता है और एग्जामिनर जो है वो भी आपसे खुश हो जाता है। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर स्केल्स। तो इसमें से आपको जो है वो क्वेश्चन काफ़ी तरह से पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है वो ये है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट सॉरी डिफरेंशिएट बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट एंड द यानी कि फिक्स्ड पॉइंट, टू फिक्स पॉइंट होते हैं किसी भी टेम्परेचर थर्मोमीटर के अंदर। ऊपर वाला जो होता है पॉइंट उसको हम बोलते हैं स्टीम पॉइंट, ठीक है, उसको हम स्टीम पॉइंट बोलते हैं। और स्टीम पॉइंट और जो हमारे पास दूसरे वाला होता है उसको हम बोलते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, और उसको आइस पॉइंट भी बोला जाता है। तो ये आपने देख लेना है कि कौन कौन से टू फिक्स पॉइंट होते हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, इसको हम आइस बोलते हैं, और इसको हम जो है वो बोलते हैं स्टीम पॉइंट, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है। और इसके अलावा आपको थर्मोमीटर की जो टाइप्स हैं, डिफरेंट स्केल्स हैं, वो आपको पूछे जा सकते हैं। सेल्सियस स्केल है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है। तो इन तीनों के अंदर जो है आपको डिफरेंसेस पूछ सकता है। अगर आपको सेल्सियस का पूछेगा तो आपने क्या करना है, सेल्सियस बता देना है कि इसको जो है वो 100 इक्वल जो पार्ट्स हैं उसके अंदर डिवाइड किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो इसके जो डिफरेंट बिटवीन दीज पार्ट्स इज डिवाइड इनटू द 100 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज़ 1 सेंटीग्रेड, ठीक है। तो वो कहना है कि ये वाला जो है हमारे पास सेंटीग्रेड वाला जो हमारे पास थर्मोमीटर है, सेंटीग्रेड वाला कौन सा है, दैट इज़ हेयर, ये वाला है हमारे पास था सेंटीग्रेड वाला। तो देखिए यहाँ पर इसको इक्वल 100 हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया गया है, और हर हिस्सा जो है ये देखिए यहाँ पर 100 डिवीजन्स हैं, और हर डिवीजन जो है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होते हैं। तो उससे ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप सेल्सियस अगर आपको आता है तो आप ये वाले लिख सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं फ़ारेनहाइट को। तो इसको जो है आपने देख लेना है कि इसका जो 32 से इसकी रीडिंग स्टार्ट होती है, 212 तक जाती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा हमारे पास फ़ारेनहाइट। तो इसको आप देख सकते हैं कि 32 से इसकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है और 212 तक जाती है। ये तो था 0 से 100 तक था, और ये 32 से 212 तक जा रहा है। फिर उसके बाद आपने बताना है कि इसको 180 इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ठीक है, और इसका जो हर पार्ट है वो 1 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है।
और फिर बताना है कि जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है वो जनरली हम जो है ऑर्डिनरी लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं। बाकी जो हमारे पास है ना केल्विन स्केल, तो केल्विन स्केल जो है उसको साइंटिफिक पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि ये जो सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट है उसको हम अपनी डेली लाइफ पर्पसेस के लिए जो है वो बेसिकली यूज़ करते हैं, जबकि जो केल्विन है उसको साइंटिस्ट यूज़ करते हैं साइंटिफिक पर्पसेस के लिए। सो ये आपने लिख देना है फ़ारेनहाइट स्केल के केस में। देन उसके बाद जो थर्ड वाला है वो है हमारे पास दैट इज़ केल्विन स्केल। तो अगर आपको केल्विन स्केल का क्वेश्चन आता है तो आपने लिखना है फर्स्ट वाला पॉइंट दैट इज़ यूज्ड इन द साइंटिफिक मेजरमेंट, साइंटिफिक पर्पसेस के लिए जो यूज़ होता है। देन उसके बाद जो अपर एंड लोअर पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, 273 है एंड 373 है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। Here is the Kelvin scale, and the lower point is 273 and the upper reading is the 373, and this is divided into the 100 equal parts and each part is equal to the 1 केल्विन। ठीक है, तो ये आपने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस कर देने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टूडेंट क्वेश्चन आ सकता है कि जो है हमारे पास एब्सोल्यूट ज़ीरो डिफाइन, या व्हाट डू यू नो अबाउट द एब्सोल्यूट ज़ीरो। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कि एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है वो -273 के बराबर होता है, और ये ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पर मॉलिक्यूल्स की जो मोशन होती है वो बिल्कुल सीज़ हो जाती है। सीज़ का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल जो है वो मूवमेंट उनकी बिल्कुल रुक जाती है, ज़ीरो हो जाती है, और मॉलिक्यूल जो है वो बिल्कुल मूव नहीं कर सकते, अपनी जगह पे बिल्कुल सीज़ हो जाते हैं। सीज़ का मतलब होता है रुक जाना मूवमेंट का, या अपनी जगह पर जम जाना। तो ये आप एब्सोल्यूट ज़ीरो की यहाँ पर डेफिनेशन कर सकते हैं, और ये आपको आ भी सकती है एग्ज़ाम के शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और आपको जो एमसीक्यूज़ भी पूछा जा सकता है दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के एब्सोल्यूट ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है, -273.15। तो ये आपने यहाँ से करनी है। देन उसके बाद हमारा है नेक्स्ट टॉपिक कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू द अनदर। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन, एंड ये आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर एग्जांपल्स के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो ये आपने देख लेना है कि अगर हमें यूज़ करना है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, अगर हमें चेंज करना है टेम्परेचर को, तो उस केस में हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, प्लीज़ इसको हाईलाइट कर लीजिए और अपनी नॉलेज के अंदर इसको सेव कर लीजिए। देन उसके बाद हमारे पास जो दूसरे वाला है वो है कन्वर्जन ऑफ द फ़ारेनहाइट स्केल। यानी अगर हमें चेंज करना है कन्वर्जन को फ़ारेनहाइट के अंदर, तो फिर हम सॉरी, अगर हमें चेंज करना है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस के अंदर या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट के अंदर, देन हम ये वाला फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। उसके बाद है हमारे पास केल्विन और सेल्सियस का। तो अगर हमें स्टूडेंट दिया जाए टेम्परेचर, हमें केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना है या सेल्सियस से हमें केल्विन जाना है, देन हम ये वाला फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। तो दीज आर द थ्री फार्मूलाज ऑफ द टेम्परेचर स्केल्स रिलेटेड। तो आपने ये वाले जो फार्मूलाज हैं इनको अपने फिंगरप्रिंट्स पर कर लेना है, या आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आपको पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो बेसिक इनका पर्पसेस है वो आपको ज़्यादातर जो है वो पूछे जा सकते हैं। एज अ शॉर्ट न्यूमेरिकल आपको कुछ पूछ सकता है जिसके अंदर ये वाले जो फार्मूलाज हैं वो यूज़ हो सकते हैं, या जो है बहुत रेयर केसेस जिसमें आपको एमसीक्यूज़ के अंदर भी जो है वो पूछ सकता है। सो आपने इनको अच्छे से माइंड में रखना है और इनको हाईलाइट कर लेना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली एग्ज़ाम्पल है, तो ये आपको एज़ अ शॉर्ट आ सकता है जिसमें ये वाला फार्मूला उसने यूज़ किया है। तो इस हवाले से जो है वो ये फार्मूलाज जो हैं ये यूज़ हो सकते हैं। इसके अलावा द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द थर्मोकपल एंड थर्मोमीटर, सॉरी थर्मोकपल थर्मोमीटर। तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, तो ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आ सकता है। ठीक है, वो कह सकता है कि डिफाइन थर्मोमीटर एंड डिस्कस इन डिटेल द थर्मोकपल थर्मोमीटर। तो उस हवाले से आप क्या करेंगे, आपने फिगर लाजमी ड्रा करनी है। ठीक है, फिगर आपने लाजमी ड्रा करनी है। देन आप यहाँ से लेके यहाँ तक जो है उसको अच्छी तरीके से डिस्कस कर देंगे कि थर्मोकपल थर्मोमीटर क्या होता है। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि टू मेटल वायर्स को आप इसमें कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर उसने बोला ना कि कंसिस्ट ऑफ टू वायर्स ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स, एक कॉपर की होती है और एक आयरन की होती है। ठीक है, और इनके एंड्स को ज्वाइन कर दे देता है इस तरह से, इसीलिए इसका नाम क्या है, थर्मोकपल। कपल से क्या मुराद है, यानी टू वायर्स को हमने आप इसमें कंबाइन कर दिया जो कि बिल्कुल डिफरेंट क्वालिटीज़ की हैं, डिफरेंट मटेरियल्स की बनी हुई हैं। सो दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड द थर्मोकपल। कपल मतलब दो अलग चीज़ों को हमने कंबाइन कर दिया है। ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेटल ए है एंड ये मेटल बी है, और हमने इसको इस तरह से करके कंबाइन कर दिया है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द थर्मोकपल थर्मोमीटर। सो ये आपको एज अ लॉन्ग आ सकता है, और ये आपने करना है एज अ
लॉन्ग। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ सेंसिटिविटी, रेंज एंड लिनियरिटी ऑफ द थर्मोमीटर, एंड यू नो कि दिस इज़ कट इन आवर सिलेबस, सो ये हम नहीं करेंगे, इसको कट करके आप लोग नीचे आ जाइए। तो ये हमारे पास लास्ट वाला टॉपिक है, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ अ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। तो गुड लक के ये भी हमारे सिलेबस में कट है, सो आप इसको भी नहीं करेंगे। तो अगर देखा जाए तो उस फुल चैप्टर में से सिर्फ आपको जो है वो 3 लॉन्ग क्वेश्चन या 4 आई थिंक बनते हैं, इतने इंपॉर्टेंट हैं। बाकी ये वाला टॉपिक भी नहीं है। टेम्परेचर एंड हीट ये आपको एज अ शॉर्ट आएगा, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी ये भी आपको एज अ शॉर्ट आएगा। आपको लॉन्ग अगर पूछा जाए तो वो ये है कि डिफाइन थर्मोमीटर एंड राइट इट्स बेसिक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़, या आपको इस तरह से पूछ सकता है कि डिफाइन थर्मोमीटर एंड डिस्कस इन डिटेल लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। तो इसमें आप ये वाली डायग्राम बताएंगे और ये आपने साथ में डिस्कस कर देंगे। यहाँ आपको इस तरह से आ सकता है कि डिफाइन थर्मोमीटर एंड डिस्कस द डिफरेंट या टेम्परेचर स्केल, जिसमें आपने इन तीनों को डिस्कस कर देना है, सेल्सियस को एंड फ़ारेनहाइट को और केल्विन, आपने इन तीनों को डिस्कस कर देना है। इसके अलावा आपको आ सकता है कि डिफाइन द थर्मोमीटर एंड डिस्कस इन डिटेल द थर्मोकपल थर्मोमीटर। तो उसमें भी आपने अगेन फिगर बनानी है और साथ में आपने इसको थ्योरी को लिख देना है। ठीक हो गया। तो ये है हमारे पास ये फुल लेक्चर। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर द चैप्टर नंबर 7। तो इसके की पॉइंट्स को अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, स्टार्ट वाले तो हमारे सिलेबस में नहीं है, सो आपने ये नहीं करने। यहाँ पर टेम्परेचर की डेफिनेशन बन सकती है, और इसके अलावा ये हीट है, हीट की डेफिनेशन यहाँ से कर लीजिएगा। और इसके बाद टेम्परेचर की अगेन उसने हमें दे दी है, बल्कि ये उसने मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग बनाई है, सो आप इसको स्किप कर देंगे, नहीं करेंगे। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर थर्मोमीटर अगेन बताया है और कन्वर्जन बताई है एक स्केल से दूसरे स्केल में, ये आपने पीछे भी की हैं, और अगर आपको यहाँ से सूटेबल लगे तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा थर्मोकपल थर्मोमीटर के बारे में बताया है, तो उसे ये आपने कर लेना है। ठीक हो गया। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे अगर आएँ तो एक्सरसाइज की बात करते हैं। यहाँ पर जो एमसीक्यूज़ हमारे कट हैं वो कौन कौन से कट हैं। यहाँ पर आपने 7.1 को कट कर देना है, 7.2 जो है वो आपने नहीं करना। ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास 7.3, तो ये आपने करना है। 7.4 भी आप करेंगे एंड 7.5 भी आप करेंगे, 6 भी करेंगे, और जो 7 है आप उसको कट कर देंगे। 7 वाला जो है वो आपने नहीं करना। देन उसके बाद है हमारे पास 8 वाला भी आप लोग करेंगे, 9 भी करेंगे, 10 वाला जो है वो आपने कट कर देना है। 10 वाला आप कट करेंगे। देन उसके बाद 7.11 दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, सो इसको भी आप जो है वो कट कर देंगे। नेक्स्ट मूव टूवर्ड द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो इसके अंदर जो है वो आप लोग 7.1 नहीं करेंगे, 7.2 को आप लोग कट कर दें, और 7.3 आप कट कर दें। इसके अलावा आपने करना है 7.6 कट कर देना है, 7.9 कट कर देना है, 7.10 नहीं करना आप लोगों ने, एंड 7.11 नहीं करना। ओ माय गॉड, यहाँ तो सारे कट हो गए। 7.14 आपने नहीं करना, 7.15 नहीं करना। ओनली आपने 4 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6, यस 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपने यहाँ से करने हैं। और ये जो 6 उसने दिए हैं दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर उसने हमें पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड। इफ़ेक्ट क्या होता है, यानी जब थर्मोमीटर के अंदर लिक्विड राइज करता है फिर क्या होता है, हमें टेम्परेचर का पता चल जाता है। ठीक है। और इसके अलावा है कि व्हाट इज़ द मिंट बाय टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, जैसे कि हमने पीछे हाईलाइट किया है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। उसके बाद थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, यस मैंने जो आपको हाईलाइट करवाया था वही यहाँ पे पूछा गया है। तो मेन स्केल्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर, यस वही क्वेश्चन जो हमने अभी भी हाईलाइट किया है। और इसके अलावा है डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द हीट फ्लो। तो हीट फ्लो कहाँ से करती है, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द हीट फ्लो, तो हीट फ्लो करती है फ्रॉम द हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी, ये भी हमने अभी भी देखा। देन उसके बाद हीट एंड इंटरनल एनर्जी, ये भी हमने अभी अभी डिस्कस किया और मार्क भी किया है। सो स्टूडेंट्स, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में बेसिकली वही क्वेश्चंस होते हैं जो चैप्टर्स के अंदर से ही पूछे जाते हैं, ये कोई अलग से क्वेश्चंस नहीं होते। अगर आप चैप्टर को अच्छी तरह से गो थ्रू कर लेते हैं, हर चीज़ को अच्छी तरह से देख लेते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आपको अलग से करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। फिर भी आप जो है एक दफ़ा इनको लाजमी देख लिया करें। तो उसके बाद अगर कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें जो है आप 1 भी करेंगे,
7.2 भी आप लोग करेंगे, 3 भी करेंगे और 7.4 जो है आप इसको कट कर देंगे। 7.4 आप लोग नहीं करेंगे। उसके बाद 7.5 भी आप लोग नहीं करेंगे। 7.7 भी आप लोग कट कर देंगे। इसके अलावा आ जाइए यहाँ पर 7.8 पर, तो 8 भी आप लोग नहीं करेंगे, इसको कट कर देना है। एंड 7.10 दिस इज़ ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड। देन 7.11 and 7.12. These are all about the constructed response question. Next move to the comprehensive questions. तो इसकी अगर बात की जाए तो इसमें से आपने 7.1 को नहीं करना, देन आपने 7.4 को कट कर देना है एंड 7.5 आपने कट कर देना है। उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल्स, ओ माय गॉड, इसके तो टोटल सिर्फ 6 न्यूमेरिकल्स हैं, जिसमें से 2 तो आपके वैसे ही कट हो जाते हैं। कौन कौन से? 7.65 एंड 7.6। तो गुड लक कि आपके इस फुल चैप्टर में से सिर्फ 4 न्यूमेरिकल्स बचे हैं और ये चारों ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, 1 2 3 एंड 4 ये चारों ही इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि इन चारों के अंदर वही फार्मूलाज यूज हुए हैं, वो सेल्सियस को फॉरेन में चेंज करने के लिए या वो वाले। तो ये है हमारे पास न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर्स के। और ये ऑल अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर नंबर 7। सो आई होप कि आपको ये वाला लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी हुई या कोई कन्फ्यूजन रह गई हुई तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं, आपको रिस्पॉन्स कर दिया जाएगा। और वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हुई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, इस तरह से अप्रिसिएशन मिलती है। और अच्छा सा कमेंट कीजिए और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम चैप्टर नंबर 8 के हवाले से इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग को इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। एग्ज़ाम की अच्छी तरह से प्रिपरेशन करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। अल्लाह हाफिज़।